हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। स्टूडेंट्स, आज हम फाइनल रिवीजन में यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 को रिवाइज करेंगे। ये जो आपके तैयारी चल रही है, ये आपके यूपी टीजीटी का जो एग्जाम है आपका 2021 का, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट यूनिट आहार एवं पौष्टिकता, फूड्स एंड न्यूट्रिशन को पूरी तरीके से रिवाइज करा दिया था। आज हम सेकेंड एंड थर्ड यूनिट को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद 3 यूनिट आपकी बचती हैं, वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। तो कोई भी टेंशन लेने की, प्रॉब्लम लेने की, आपको इशू मतलब किसी भी तरीके का स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम यूनिट नंबर 2 गृह प्रबंधन एंड यूनिट नंबर 3 स्वास्थ्य को पूरी तरीके से रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ द टॉपिक इज, सबसे पहले है मीनिंग ऑफ होम मैनेजमेंट। मतलब आपको यहां पर समझना है गृह प्रबंधन का क्या अर्थ है। तो अपने परिवार के जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से, मतलब अच्छे से मैनेज करके चलाना ही आपको क्या कहते हैं, आप उसको होम मैनेजमेंट कहते हैं। घर को अच्छे से मैनेज करके बहुत बढ़िया से सुव्यवस्थित ढंग से चलाना ही होम मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। इसमें आप करते क्या, इसमें आप फैमिली के गोल्स को पाते हैं, प्राप्त करते हैं, है ना, और फैमिली की जरूरतों को पूरा करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, उनकी जो मतलब आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। उसके लिए बहुत सारे हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो उसी को हम होम मैनेजमेंट बोलते हैं। मतलब एक फुल ऑन डेफिनेशन अगर दें तो गृह व्यवस्था एक अदृश्य मानसिक प्रक्रिया है। मतलब जो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन हर गृहिणी के दिमाग में वो चलती ही रहती है, और हर घर में वो जो प्रोसेस है वो संपन्न होती है। ये तो आप जानते ही हैं, हर घर में जो है वो संपन्न होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती है। इससे रिलेटेड मैंने बहुत पहले ही वीडियोज अपलोडेड किए गए थे, जब 2019 में नोटिफिकेशन आया था, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ था। नोटिफिकेशन 2019 से आया हुआ था, एग्जाम 2021 में जाके हो रहा है स्टूडेंट्स। तो मतलब नोटिफिकेशन, मतलब एक बात हुई थी कि अब एग्जाम होगा, लेकिन नहीं हुआ। तब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तब मैंने आपको पूरा होम मैनेजमेंट की एक एक यूनिट को पढ़ाया था। तब मैंने बहुत सारे डेफिनेशंस को भी बताया था। जैसे कि आपके गुड जॉनसन कह देते हैं कि गृह व्यवस्था विश्व के सभी देशों में पाई जाती है, मतलब यूनिवर्सल है। हर घर में, हर देश में मिलने वाली जो मैनेजमेंट आप देखेंगे, गृह व्यवस्था को आप देख सकते हैं। कोर्टजिन बोलते हैं गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। इरीन ओपनहिम ने बोला है गृह व्यवस्था संस्कृति की जड़ में होती है। ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आपके ग्रॉस और कैंडल की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जहां पे वो बोलते हैं कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। फिर एरो आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, आयोजन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मतलब प्लानिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। और इस प्रोसेस के द्वारा, मैनेजमेंट प्रोसेस के द्वारा हम क्या पाते हैं, रिसोर्सेज का यूज करते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज कौन कौन से हमारे पास, टाइम है, मनी है, हमारे कुछ मतलब फिजिकल रिसोर्सेज हैं, कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, कुछ नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जिसकी बात हम कर चुके हैं। मैंने आपको अभी रिसेंट रिवाइज कराए हैं मानवीय और अमानवीय साधन, और आपके डाउट्स को क्लियर भी किया है, और बच्चों ने देखा भी है। जिन्होंने नहीं देखा वो अभी भी देख सकते हैं। तो इन सब का यूज करके एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं। फॉलो करने के बाद रिसोर्सेज का यूज करते हैं। रिसोर्सेज का यूज करके हम क्या पाते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं, पारिवारिक लक्ष्यों को पूरा करते हैं। इसको एक चार्ट के व्यू में डिफाइन किया है ग्रॉस एंड क्रेंडल ने, और ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि अब होम मैनेजमेंट क्या है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर हम रिसोर्सेज का यूज करके मैनेजमेंट प्रोसेस के साथ, मैनेजमेंट प्रोसेस के द्वारा रिसोर्सेज का यूज करके अपने लक्ष्यों को, अपने गोल्स को, अपने फैमिली के गोल्स को अचीव करते हैं। इसे हम होम मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं। ये खत्म हो गया आपके मीनिंग ऑफ होम मैनेजमेंट। बहुत सारी डेफिनेशंस है, पूछ भी ली जाती हैं इंपॉर्टेंट, तो आप उसे देख सकते हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होती है, तो मैनेजमेंट प्रोसेस तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, जिसमें आप 4 चरण पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्या क्या होते हैं, योजना बनाना, प्लानिंग करना, व्यवस्था करना मतलब ऑर्गेनाइज करना, नियंत्रण करना मतलब कंट्रोल करना, एंड द लास्ट वन इज इवैल्यूएट करना। आप कुछ भी करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने घर में किसी का बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं, किसे बुलाना है, किसे नहीं बुलाना है, क्या मेन्यू में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो हो गया प्लानिंग का हिस्सा। फिर आप ऑर्गेनाइज कर देते हैं। फर्स्ट वन इज प्लानिंग, सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइज कर देते हैं, पार्टी को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। कंट्रोल में क्या रखते हैं आप, कि बजट से ऊपर ना जाए या कुछ कमी ना होने पाए, उसे हम कंट्रोलिंग कहते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि कहां पर कमी रही, कहां पर अच्छा रहा, कितना सक्सेस हुआ, कितना सक्सेस नहीं हुआ, हमारा जो प्लान था वो सब आपके एक तरीके से क्या हो गया, मैनेजमेंट प्रोसेस हो गई। खत्म हो गई मैनेजमेंट प्रोसेस। यही तो है 4 चरण आपके।
इसमें और बहुत सारे स्टेप्स को बीच में इन्वॉल्व कर देते हैं, जैसे सुपरविजन आ जाता है, तो वो सब एक अलग अलग बात होगी, लेकिन ब्रॉड मेन यही होते हैं: प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोलिंग करना एंड इवेलुएट करना, योजना बनाना, व्यवस्था करना, नियंत्रण करना और मूल्यांकन करना। ये हो गई मैनेजमेंट प्रोसेस की बात। अब बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। 2 कैटेगरीज: नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय साधन, अमानवीय साधन। समय को हमने किस में लिया था, समय को हमने किस में नहीं लिया था, ये पूरा मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिया है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ कर रहे हैं एक क्विक एंड फास्ट रिवीजन। देन आता है आपके टाइम एंड मनी मैनेजमेंट। टाइम एंड मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम फैमिली की बात कर रहे हैं या किसी भी तरीके की बात कर रहे हैं, हमारे पास 24 घंटे ही हैं, और मनी भी हमारे पास क्या है, एक लिमिट में है ना। तो उसको हम बोलते हैं टाइम एंड मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है इज द प्रोसेस ऑफ बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, स्पेंडिंग और अदरवाइज ओवरसीइंग द कैपिटल यूजेस ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। मतलब मनी मैनेजमेंट से मतलब होता है आप बजट बनाते हैं, बचत करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करना समझते हैं, जैसे आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। स्पेंड करते हैं, आप खर्च करते हैं, है ना। और क्या करते हैं, पूरा ओवरव्यू लेते हैं कि भाई आपने साल भर में कितना खर्च किया, एक प्रति व्यक्ति आय कितना खर्च किया, और ग्रुप में मतलब पूरे परिवार के द्वारा कितना खर्च किया गया। आप बजट बनाते हैं, आप मनी को मैनेज करते हैं कि नहीं करते। कुछ लोगों के घर में आज भी ये प्रोसीजर फॉलो होता है कि वो डेली कितना खर्चा होता है उसको लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं कि फिर वो क्या कर पाते हैं, कंपेयर कर पाते हैं कि लास्ट मंथ हमने कितना खर्च किया और इस मंथ हमारा कितना खर्च हो गया। कुछ लोग क्या, मतलब हर फैमिली में ये जो प्रोसीजर है ये फॉलो होता है, ऐसा मेरा मानना है, और ये होना भी चाहिए। इससे हमें हमारी इनकम का, हमारे खर्चे का सबका पता लगता है। इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, मनी मैनेजमेंट, ठीक है। एक आपके आता है टाइम मैनेजमेंट, समय को मैनेज करना। एक आपके होता है एनर्जी मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं ऊर्जा का प्रबंधन। ऊर्जा प्रबंधन से मतलब है कि आप ऊर्जा के प्रोडक्शन और ऊर्जा की जो खपत इकाई है उसकी योजना बना सके। मतलब एनर्जी मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग एंड ऑपरेशन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन एंड एनर्जी कंजम्पशन, कि आप कैसे एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आपकी एनर्जी की खपत हो रही है, कंजम्पशन हो रहा है, उन दोनों को मैनेज करना इज कॉल्ड एनर्जी मैनेजमेंट। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके, ये आप एक तरीके से समझ सकते हैं। मैंने एक डायग्राम लगा दिया है कि प्रबंधन क्या है। प्रबंधन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, योजना करते हैं, योजना बनाते हैं, व्यवस्था करते हैं मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, नियंत्रण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ये चारों आ गई मैनेजमेंट की प्रोसेस, ठीक है, स्टेप्स आ गए मैनेजमेंट प्रोसेस के। और फिर हम क्या करते हैं, संसाधनों के उपयोग की सहायता से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। ये संसाधन क्या होते हैं, इनमें वैल्यूज होती हैं, इनमें हमारे मानक होते हैं, हमारे स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं, हमारी वैल्यूज फिक्स होती हैं। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज का यूज करते हैं, और फिर हम क्या पा लेते हैं, हमारे फैमिली गोल्स को या हमारे इंडिविजुअल गोल्स को, व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपको? चलिए मेरे हिसाब से अभी सब क्लियर होता जा रहा है, क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं। मैंने एक एक यूनिट वाइज पढ़ाया हुआ है, टीजीटी की प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं। जिन्होंने अभी भी नहीं देखा है, देखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग पता है किस पर फोकस करते हो, आप लोग का मन होता है कि आज हम एक ही दिन में ताजमहल बना के रख दें, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। आप थ्योरी पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। मैंने देखा है बहुत बच्चों को क्या चाहिए, सिर्फ 125 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन, 200 प्रश्नों से संबंधित अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो डाला है, 45-46 संबंधित अभी पुराने वीडियोस पढ़े हुए हैं। कुछ थ्योरीज तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ सोचना चाहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करें, उन्हें याद करें और हमारा एग्जाम हो जाए। पता नहीं, बिना थ्योरी पढ़े मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। थोड़ा थ्योरी भी जानना इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो हमने क्या कर लिया, मीनिंग जान लिया मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट की क्या प्रोसेस होती है वो जान लिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएशन। उसमें हम किस किस का यूज करते हैं प्रोसेस में, रिसोर्सेज का यूज करते हैं। रिसोर्सेज के थ्रू हम क्या पाते हैं, हमारे पारिवारिक, हमारे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके याद आता है, डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया। क्यों निर्णय प्रक्रिया? क्योंकि अब आपने इवैल्यूएट कर रहे हैं, आपने सारे जो है मतलब मैनेजमेंट कर लिया, समय को कर लिया, एनर्जी को कर लिया, हर चीज को आपने, अपनी इनकम को कर लिया, आय का प्रबंधन कर लिया, ठीक है। आय का प्रबंधन तो समझते हैं ना, आप अपनी इनकम को मैनेज करना, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आप इनकम को मैनेज करते हैं।
इन सबको हमने जान ली। फिर हम करते हैं लास्ट जो हम लेते हैं वो निर्णय प्रक्रिया लेते हैं। निर्णय जो डिसीजन मेकिंग है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और आपकी पूरी मैनेजमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। पूरी मैनेजमेंट प्रोसेस में जब से आप मैनेजमेंट का नाम लेते हैं ना, तब से आप डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? आप प्लानिंग करते हैं तो आप डिसीजन लेते हैं कि क्या प्लान करना है, क्या मेन्यू रखना है, कहाँ ऑर्गेनाइज करना है, क्या वेन्यू रखना है, सब आप प्लान करते हैं कि नहीं करते हैं। कंट्रोलिंग करते हैं तो आप डिसीजंस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो डिसीजन मेकिंग एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली क्रिया है जो कि जीवन भर आपके चलती रहती है। डिसीजन में हम करते क्या है? डिसीजन में हम सही विकल्प चुनते हैं। हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक सही विकल्प, एक सही कार्य प्रणाली का चुनाव करना ही, सिलेक्शन करना ही निर्णय प्रक्रिया कहलाता है, मतलब डिसीजन मेकिंग कहलाता है। ठीक है, तो डिसीजन में आप क्या करते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं आपके सामने प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम को हम यहाँ पे, समस्या का मतलब ये नहीं है कि कोई मेंटली समस्या का मतलब यहाँ पे कोई सिचुएशन है, आपके सामने कोई सिचुएशन है, तो आप पहले क्या करते हैं, उससे संबंधित सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं। ठीक है, फिर ये सोचते हैं कि अब हम इसको किस वे में, कौन से मेथड से उसको हम सुलझाएंगे, ये आप जानते हैं, मतलब समस्या को पहचानते हैं, उसका बैकग्राउंड जानते हैं पूरा कि कैसे भाई कौन से मेथड से हम सुलझा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 मेथड निकल के आ गए, तो 4 में से वन ऑफ द बेस्ट कौन है वो अब आप चूज करते हैं, उस पर आप विचार विमर्श करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, फिर आप उसका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन करते हैं। क्लियर हो गया? विषयों का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन पहले भी आ सकता है, स्टेप नंबर 3 भी, जैसे 1 क्या हो गया, समस्या को पहचाना आपने। सेकंड क्या हो गया, उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है या जो भी मेथड हम यूज कर सकते हैं उसको हमने इकट्ठा किया। फिर हमने क्या करा, हमारे पास सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, उसको हमने चूज किया, उसका मूल्यांकन किया और लास्ट में हमने क्या किया, अच्छे विकल्प का चुनाव करके डिसीजन ले लिया। ऐसे भी हो सकता है और लास्ट में भी मूल्यांकन आ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने डिसीजन मेकिंग पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देख सकते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए। ओके, खत्म हो गया आपके जो है डिसीजन मेकिंग। एंड अब आता है आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ होम मैनेजमेंट, जिसकी बात मैं कई बार कर चुकी हूं और आपको पढ़ा भी चुकी हूं। गृह प्रबंधन के प्रेरक कारक, प्रेरक तत्व, जिसको आप बोलते हैं मूल्य, मानक, लक्ष्य, वैल्यूज आपके होती हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं आपके, एंड गोल्स होते हैं। ठीक है, और ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और तीनों लगातार साथ में चलते रहते हैं। वो होते हैं आपके किसी भी गृह प्रबंधन, मतलब प्रबंधन के, मैनेजमेंट के 3 प्रेरक तत्व होते हैं। होम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो होम मैनेजमेंट के 3 प्रेरक तत्व हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं। ओके, क्या है, वैल्यूज, गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। ये रहे आपके प्रबंधन के 3 प्रेरक हैं, जो कि क्या होते हैं, आपके मूल्य, मानक, लक्ष्य। आपके मूल्य है, सच बोलना आपका मूल्य है, आपकी वैल्यू है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, दयाल, मतलब किसी के प्रति काइंड दिखाना, आपकी अच्छी आदतें, आपका खुश रहना, ये सब आपके नैतिक मूल्य हैं, आपकी वैल्यूज हैं। आपके कुछ मानक हैं, आपके कुछ स्टैंडर्ड फिक्स है लाइफ में, कुछ प्रतिमान फिक्स है कि भाई मैं जो है बड़ी टाइप की, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप कैप्सिकम लेने गए, शिमला मिर्च लेने गए, किसी किसी को छोटी छोटी पसंद आती है, कोई कोई बड़ी बड़ी लेना पसंद करता है। उनके स्टैंडर्ड, उन्होंने मानक फिक्स कर रखे हैं दिमाग में कि नहीं भाई ये लंबी लंबी पतले पतले खीरे जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, कोई पतली पतली लौकी लेना पसंद करता है। उनके स्टैंडर्ड फिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी समझ में आ सके हम स्टैंडर्ड की क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, और लक्ष्य, आपके गोल्स क्या हैं, आपका गवर्नमेंट जॉब पाना आपके गोल्स हैं, आपके लक्ष्य हैं। तो इसके लिए आपने कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए होंगे कि नहीं किए होंगे, आपके कुछ वैल्यूज हैं कि नहीं है, कि नहीं मुझे पढ़ के पास होकर के अच्छे से मेहनत करके जो है आगे बढ़ना है, कि पैसा दे के आगे बढ़ जाना है। इसको बोलते हैं वैल्यूज, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स, इसको बोलते हैं गोल्स। समझ में आ गए? ये 3 प्रेरक तत्व हैं गृह प्रबंधन के या प्रबंधन के, आप कुछ अलग मत समझिए। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्क सिंप्लीफिकेशन, कार्य को सरल बनाना, हमारी ऊर्जा को बचाना। किस प्रकार हम जो है कार्य को ऊर्जा, मतलब कार्य में लगने वाली ऊर्जा को कम कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं, अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन। किस प्रकार से हम अपने कार्य को इजी बना सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, सब पढ़ा चुकी हूं मैं। वर्क सिंप्लीफिकेशन मैंने पढ़ा दिया है, कार्य सरलीकरण पहले भी पढ़ाया था और अभी भी मैंने टेक्निक्स भी बता दी हैं। ठीक है, कार्य सरलीकरण से आप कुछ नहीं करते हैं, आप बस अपने समय को जो है मिसयूज होने से बचाते हैं। समय का ज्यादा मतलब किस प्रकार से हम अपने कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हैं, उसको हम कार्य सरलीकरण करते हैं। उसके बहुत सारे मेथड्स हैं,
कैसे करना है, क्या करना है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। कुछ इक्विपमेंट्स भी यूज करते हैं आप, जैसे आजकल बहुत इक्विपमेंट्स आ गए हैं, आप देखते ही हैं। कुकर तो बहुत नॉर्मल हो गया, कुछ लोग आपके डिश वॉशर्स यूज करते हैं, कुछ आपके जो है अब तो रोटी मेकर वगैरह, पता नहीं कितने कितने इक्विपमेंट्स आ गए हैं। ये सब क्या है? ये सब वर्क सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हेल्पफुल इक्विपमेंट्स हैं, जिससे क्या बचती है? श्रम बचत के उपकरण है, मतलब आपकी एनर्जी बचती है। मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, जूसर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ओवन हो गया, ये सब क्या है? ये सब इक्विपमेंट्स हैं। ये सब आपको हेल्प करते हैं आपके वर्क सिंप्लीफाई करने में। ओके, क्लियर हो गया वर्क सिंप्लीफिकेशन। और इसकी टेक्निक्स जो भी थी आपके फॉर्मल, इनफॉर्मल, पेंसिल, पेपर, सारी टेक्निक्स मैंने पढ़ा दी हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। कला के सिद्धांत गृह विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। कला के तत्व भी यही होते हैं, कला के सिद्धांत भी यही होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कला के तत्व पूछे जाएं, एलिमेंट्स पूछे जाएं, तो भी आपके हार्मनी, बैलेंस, प्रोपोर्शन, रिदम एंड एम्फेसिस होते हैं। अगर आपसे कला के सिद्धांत पूछ ले जाएं, तो सिद्धांत भी यही होते हैं। हार्मनी का मतलब होता है एक रूपता या अनुरूपता, जिसमें आप लाइन में अनुरूपता लाते हैं, टेक्सचर में अनुरूपता लाते हैं, शेप में अनुरूपता लाते हैं, और आप विचारों में अनुरूपता लाते हैं, कलर में अनुरूपता लाते हैं। मैं ये कई बार आपको पढ़ा चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर्स भी करा चुकी हूँ इससे रिलेटेड, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट में। दूसरा आप क्या जाता है? बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है आपके संतुलन लाना, संतुलन बनाना। संतुलन मतलब क्रिएट करना। आप अपने घर में कैसे बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर मतलब डेकोरेशन करके किसी भी वे में। तो बैलेंस भी आपके 3 प्रकार के होता है, हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, रेडियल बैलेंस। ठीक है, फॉर्मल बैलेंस भी 2 प्रकार का होता है आपके, सिमेट्रिकल बैलेंस एंड डायरेक्ट बैलेंस। सिमेट्रिकल का मतलब होता है सुडोल बैलेंस, और डायरेक्ट बैलेंस। ठीक है, इनफॉर्मल बैलेंस हो गया, विकिरण हो गया। विकिरण मतलब आपके रेडिकल बैलेंस, जैसे मैंने बताया था सूर्य की किरणें क्या है, रेडियल बैलेंस है। ओके, हम बनाते हैं ना सीनरी वगैरह में। फिर हम बात करते हैं तीसरा जो आपके आ जाता है सिद्धांत, वो आ जाता है प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रिलेशनशिप बोलते हैं इसको, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको आप लॉ ऑफ रिलेशनशिप बोलते हैं। किस किस में आपके प्रोपोर्शन होना चाहिए? लाइन में होना चाहिए, डिस्टेंस में होना चाहिए, स्केल में होना चाहिए प्रोपोर्शन। अनुपात में रेखाएं हो, और आपके अनुपात में माप हो, अनुपात में दूरी हो। फोर्थ वन इज आ जाता है आपके रिदम, जिसको हम लय बोलते हैं। मैंने आपको लय का कई बार एग्जांपल दिया है, जैसे पहाड़ों का ऊंचा नीचा होना, ये प्रकृति में क्या दिखाता है? लय दिखाता है। आप अपने घर में फोटो फ्रेम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, या किसी भी वे में लगाते हैं, तो आप वो लय को जो है क्रिएट करते हैं, रिदम को क्रिएट करते हैं। और लास्ट वन इज एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है दबाव, जिसमें आप क्या करते हैं? सेंटर वैल्यू पर ज्यादा फोकस करते हैं बजाय चारों ओर की चीजों पर। जिस पर मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, जितने भी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस डांस वगैरह करते हैं, तो आपने उसमें देखा है, उनमें सेंटर में जो होते हैं उन्हें अच्छे से सजाया जाए, उनका जो ड्रेसअप होता है वो अलग होता है, पीछे वालों का एक सा होता है, अलग टाइप का होता है। चलिए, कलर स्कीम। कलर स्कीम मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, मोनोक्रोमैटिक, डायक्रोमैटिक, जितनी भी होती हैं। कलर प्रैंग का कलर सिस्टम भी पढ़ा दिया है मैंने। प्रैंग का कलर सिस्टम क्या है, डायमेंशन ऑफ वीमा क्या है, ये सब मैंने बता चुकी हूँ आपको। ह्यू वगैरह वो आप देख सकते हैं प्रैंग कलर सिस्टम में। कलर्स थ्योरीज भी मैंने पढ़ाई हुई हैं। कलर स्कीम, तो ये बस यहाँ पर आपके खत्म होता है आपके होम मैनेजमेंट। आपने कर लिया रिवाइज, इतना ही है होम मैनेजमेंट के सिलेबस में। आप देख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है होम मैनेजमेंट के सिलेबस में आपसे पूछा जा रहा। बस इसको ही आपको डिटेल में पढ़ना था, डिटेल में समझना था। नाउ द थर्ड यूनिट इज हेल्थ। हेल्थ के बारे में देख लेते हैं हम। हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है? तो स्वास्थ्य तो आप सब समझते ही हैं, अपने आप को फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से फिट रखना आपके क्या कहलाता है? हेल्थ कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है। स्वास्थ्य की भी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, जिसमें आपके सबसे फेमस है WHO की, जिन्होंने क्या बोला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, कि इस WHO के अनुसार स्वास्थ्य आपके पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है। जैसे मैंने आपको बताया, हेल्थ का मतलब ही वही है कि जब हम फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, तीनों तरीके से, एंड इमोशनली भी, ठीक है। सोशली तो आपके इमोशंस तो सोशल में ही आपके आ जाते हैं। जब आप फिजिकली, मेंटली एंड सोशली पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, ना केवल रोगों की अनुपस्थिति है, बल्कि शरीर मस्तिष्क दोनों की सुचारू कार्यप्रणाली है। ये डेफिनेशन है WHO की। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप पूरी तरीके से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है आपके अंदर, आपको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, ना तो शारीरिक और ना ही मस्तिष्क, आपके दोनों ही जो प्रणाली है, मतलब वर्किंग सिस्टम है, वो दोनों अच्छे से चल रहा है। फिजिकली भी आप फिट हैं, मेंटली भी आप फिट हैं, तब आप कहिए कि आप हेल्दी हैं।
क्लियर हो गया। अगर आप फिजिकली फिट हैं लेकिन आप मेंटली थोड़ा सा भी स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं या परेशानी है कोई भी आपको, तो आप अपने आप को हेल्दी एंड फिट नहीं कह सकते। हेल्दी एंड फिट पर्सन कौन है? जो फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, सोशली भी फिट है। क्लियर हो गया? हेल्थ की डेफिनेशन क्लियर हो गई, WHO ने जो कहा है क्लियर हो गया। अच्छे स्वास्थ्य के क्या क्या लक्षण होते हैं ये तो आप जानते ही हैं। शारीरिक लक्षण क्या होते हैं कि भाई आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा बना रहे, आपको अच्छी नींद आ रही है, आपकी स्किन क्लियर है, आपकी आंखें तेज चमकदार है, आपका वेट आपकी एज के अकॉर्डिंग है, आपकी लंबाई के अकॉर्डिंग है ना, आपके पास से किसी तरीके की कोई स्मेल नहीं आ रही, आपके हेयर वगैरह मतलब फिजिकली बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अच्छे दिखने का मतलब यहाँ पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सुंदर गोरे दिख रहे हैं। आप गोरा काला कुछ नहीं होता है, आप फिट दिख रहे हैं। आपकी स्किन का कलर गॉड गिफ्ट है, उससे प्यार कीजिए, बहुत प्यारा कलर है, जिसका भी जैसा कलर है बहुत अच्छा कलर है ना। तो अगर हम पूरी तरीके से फिट दिख रहे हैं, हम चमकदार दिख रहे हैं, मतलब हम शाइन कर रहे हैं, मतलब हम फिजिकली फिट है। मेंटली फिट का मतलब है कि आप ना लड़ रहे हैं ना झगड़ रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप स्ट्रेस में नहीं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो मतलब आपकी जो डिजायर्स हैं, जो आपकी इच्छाएं आकांक्षाएं हैं, उनके बीच में बैलेंस है। ठीक है, आपके गोल्स में, आपके थॉट्स में बैलेंस है, आपको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल है, तो आप मेंटली फिट है। ये सब इन्होंने बताया हुआ है। इसके बाद आता है आपके पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन। पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन में यही आ गया कि आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, पर्सनल हाइजीन रख रहे हैं, दांतों को साफ रख रहे हैं, बालों को धो रहे हैं, आंख कान नाखूनों को साफ रख रहे हैं, नियमित रूप से स्नान कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, घरेलू स्वच्छता मतलब घर को भी साफ रख रहे हैं, घर के बाहर भी साफ रख रहे हैं, और देश को भी साफ रख रहे हैं, अपने समाज को भी साफ रख रहे हैं, अपनी सोसाइटी को भी साफ रख रहे हैं। केवल ये मतलब नहीं कि अपने घर को साफ रख दिया, बाहर सब देश को गंदा कर दिया। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन। फिर आप क्या जाते हैं, इसमें बहुत सारे गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो है इंक्लूड हैं स्वास्थ्य में, हेल्थ में, उनकी हम बात करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए कौन कौन से है आपके गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपके नंबर 1 पे आ जाता है यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसको यूनिसेफ बोलते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्या कर रहा है यूनिसेफ? ये बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित कार्य करता है, मतलब बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट ये देखता है, यूनिसेफ देखता है। बच्चों की शिक्षा, उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं ये पूरी करता है। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, अलग से पढ़ाया हुआ है, बाकायदा थंबनेल में मेंशन किया हुआ है अंतरराष्ट्रीय संगठन करके, और मैं उसका टेलीग्राम पे लिंक भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, भारत में जो है यूनिसेफ आपके 1949 से है, ये भारत का लिख रही हूं मैं, 1949 से कार्यरत है भारत में। और ये क्या करता है आपके भारत में? इसमें सबसे पहले आपके यूनिसेफ ने जो है, यूनिसेफ द्वारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन AIIPHH कलकत्ता में जो है खोला गया था। माता और शिशु, माता को भी कंसीडर करता है ये, लेकिन ये मेनली जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास पर फोकस करता है। भाई बच्चे से माँ जुड़ी हुई होती है, तो माँ को तो अलग कर दिया नहीं जाएगा। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं तो वो तो माँ का दूध पीते हैं, तो माँ को थोड़ी अलग फेंक देंगे, माँ को भी तो इंक्लूड करा जाएगा ना। लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट, ये ओवरऑल विकास किसका करता है? बच्चों का करता है। ICDS तो पूरी तरीके से बच्चों के ऊपर निर्भर है, 0 से 6 साल के बच्चों के ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो इसने क्या करा, ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए AIPHH ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन कलकत्ता में। इसने माता और शिशु कल्याण ग्रामीण स्वास्थ्य जो केंद्र होते हैं वो सेवाएं वो भी बनाई, स्वास्थ्य सेवाएं बनाई, जैसे आपके मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया, क्षय रोग नियंत्रण चलाया, कोड़ मतलब लेप्रोसी उन्मूलन, ट्रैकोमा नियंत्रण, घेंघा रोग उन्मूलन, पेनिसिलिन का उत्पादन, चेचक का उन्मूलन, ट्रिपल वैक्सीन उत्पादन, ये सब कराया। क्षय रोग के लिए यूनिसेफ द्वारा भारत को सर्वाधिक मात्रा में BCG वैक्सीन प्रदान करी। BCG वैक्सीन जो आपके टीवी में लगती है वो इसने प्रदान करी। और चेन्नई में BCCG प्रयोगशाला स्थापित की गई, जहां पे लोगों को ट्रेन किया जाता है कि वो कैसे करके किसी को सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपंग बच्चों की सहायता के लिए, यूनिसेफ ने अपंग बच्चों के लिए मुंबई में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन AIIMR और देहरादून में राष्ट्रीय संस्थान खोले। नेत्रहीनों के लिए उपकरण, मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए इक्विपमेंट्स, और स्कूल में ब्रेल प्रिंटिंग, जो आपके ब्रेल लिपि है, ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस है, वो सब खोले गए। पोषण संबंधी बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं इन्होंने, जैसे इन्होंने कौन कौन से करे, बच्चों में दूध जो मिल्क पाउडर होता है उसको मतलब बांटा, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम वगैरह बहुत सारे कार्यक्रम है, मैंने पढ़ाए हुए हैं, सारे कार्यक्रम पढ़ाए हुए हैं। वो सब मतलब ये हेल्प करते हैं, उसमें जो है परसेंटेज देते हैं। ठीक है, चलवाते हैं, परसेंटेज देते हैं।
इसके अलावा इन्होंने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पे बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया कि लोगों को साफ पानी मिल सके। परिवार कल्याण मतलब फैमिली वेलफेयर पर बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है यूनिसेफ ने करती रहती है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो हमारा 4th 5 ईयर प्लान आया था, उस समय बिहार और उत्तर प्रदेश को उन्होंने बहुत हेल्प प्रोवाइड की थी यूनिसेफ ने, बिहार एंड यूपी में। क्लियर हो गया यूनिसेफ का। इसके बाद आते हैं आपके WHO आ जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना आपके 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948। ये भारत की बात करी है मैंने 1949, इसकी स्थापना तो आपके 1946 में ही हो गई थी, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए हम हर साल 7 अप्रैल को 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके 6 क्षेत्रीय संगठन है, मतलब 6 मुख्यालय हैं, वो ये हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया मतलब वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरी वर्ल्ड में दक्षिण पूर्वी एशिया में आपके आ जाता है इंडिया, तो इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, यहाँ पर इसका जो है मुख्यालय है। अफ्रीका में आपके आ जाता है वॉजविल, कॉन्गो में इसका जो है मुख्यालय है। अमेरिका में इसके वॉशिंगटन DC में आ जाता है, USA। यूरोप कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, वहां पर है। पूर्वी मेडिटेरियन में इसके अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में आ जाता है इसका कार्यालय। और आपके जो है पश्चिमी पैसिफिक फिलीपीन की राजधानी है मनीला, वहां पे आ जाता है। ये सबकी राजधानी ही है, हर देश के आगे उसकी लिखी हुई है, उन सब में इसका क्या है मुख्यालय है, 6 मुख्यालय हैं, ठीक है। भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1949 को हुई थी। और ये भारत के साथ साथ नेपाल, अफगानिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया में भी सेवाएं प्रदान करता है। क्लियर हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपके कुछ क्षेत्र हैं, कुछ एरियाज हैं, किन किन एरियाज में वर्क करता है, तो ये आपके मातृ और शिशु कल्याण मतलब मदर एंड चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है ये। इसके अलावा आपके न्यूट्रिशन में काम करता है, ये न्यूट्रिशन में काम करता है। और आपके किस में काम करता है, नर्सिंग में काम करता है। किस में काम करता है, नर्सिंग में काम करता है। और किस में करता है, पर्यावरण मतलब प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। जन शिक्षा के लिए काम करता है, मतलब लोगों तक, हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे उसके लिए काम करता है। जन स्वास्थ्य की WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो जन जन की स्वास्थ्य की इसको चिंता रहती है। मानसिक स्वास्थ्य की भी ये बात करता है, और ये वोकेशनल एजुकेशन की भी बात करता है। इन 6 क्षेत्रों में ये काम करता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम कौन से आपके कार्यक्रम आ जाते हैं गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में। आपके आ जाता है केयर, कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, केयर आ जाता है। केयर की जो स्थापना है वो आपके 1946 में की गई थी, खाद्य सामग्री भेजने के लिए। भारत में जो केयर है वो आपके 1950 से कार्यरत है। केयर, CARE, केयर भारत में आपके 1950 से ये वर्क कर रहा है। और ये सारे प्रोग्राम्स मैंने पढ़ाए हुए हैं। ये क्या करता है, ये आपके जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं मेडिसिन से रिलेटेड वो पहुंचाता है, एक्सरे मशीन पहुंचाता है, दवाएं पहुंचाता है, विटामिन मिनरल की गोली पहुंचाता है। एग्रीकल्चर के लिए भी वर्क करता है, कृषि कार्य के सामान, बीज, पानी के पंप वगैरह ये पहुंचाता है, ठीक है। भारत में 1950 से ही अपना जो है हेल्प दे रहा है केयर आपके। और इसी में आपके बहुत सारे और कार्यक्रम आ जाते हैं, जिसमें आपके आ जाता है एक ANP के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ANP आपके सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम 1959 में आया था। 1959 में आया था उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा राज्य के 32 मतलब प्रखंड 32 खंडों में ये आया था। इसका नाम था पहले आपके ENP, एक्सपेंडेड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अब ये इतना सफल हुआ कि और राज्यों में इस कार्यक्रम को क्या किया गया, एक्सटेंशन किया गया, प्रसार किया गया। तो 1963 में ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मतलब इंटरनेशनल इसको क्या मिला, सपोर्ट मिला। और फिर ये जो है कुछ चेंजेस के साथ ANP बन गया। ENP से क्या बन गया, ये ANP बन गया। और ANP जो है आपके 1963 में पूरे भारत में लागू हो गया। क्लियर हुई मेरी बात, समझ में हुई। व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम की बात समझ में आई। ANP की 1959 में उड़ीसा के 32 प्रखंडों में ये आपके पहले लागू हुआ। तो इसको पहले क्या बोला जाता था, ENP बोला जाता था। ANP को क्या बोला जाता था, ANP को ENP बोला जाता था। कब ये लागू हुआ था, आपके 1959 में उड़ीसा में, ठीक है। लेकिन ये इतना सफल हुआ कि फिर इसको जो है इंटरनेशनल सपोर्ट के साथ 1963 में ENP से चेंज करके ANP बना दिया गया, और इसको जो है आपके पूरे भारत में लागू कर दिया गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या करते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैंने पढ़ाए हुए हैं। इसके बाद आप क्या आता है CFTRI, केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान, तो आपके सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। CFTRI की फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर, CFTRI की स्थापना जो है आपके 1950
मतलब मैसूर में हुई थी। ये प्रोग्राम्स भी मैंने पढ़ाए हुए हैं, एक बार मैं फिर रिवाइज कराऊंगी सारे प्रोग्राम्स को एक लाइन से, कि कौन से 52 में आए, कौन से 53 में आए, कौन से 50 में आए, उससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मैसूर में हुई थी। क्लियर हो गया। CFTRI बहुत सारे काम करता है, जैसे MPF वगैरह, भारतीय बहुउद्देशीय आटा वगैरह, माल्ट आहार जो होता है और बाल आहार जो होता है वो इसके थ्रू चलते हैं। और फिर तो हम बात ICDS की कर ही लेते हैं। ICDS तो आप जानते ही हैं। और एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वगैरह है, स्वास्थ्य सुरक्षा और टीकाकरण कार्यक्रम, वो तो सब चल ही रहे हैं, सब पढ़ाया हुआ है मैंने। जितने भी मात्र संबंधी कार्यक्रम है, आपके न्यूट्रिशन संबंधी कार्यक्रम है, सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट की। पर्यावरण तो आप जानते हैं, हमारे चारों ओर का वातावरण है, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं, जिसमें आपके पौधे, जीव जंतु, मानव, हवा, जल, भूमि, भवन, पार्क, वाहन, सब कुछ आता है पर्यावरण में। ठीक है, लेकिन इसका क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है निम्नीकरण, क्यों कर रहा है डिग्रेडेशन, कौन कर रहा है, मानव कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। आपके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना है, जनसंख्या वृद्धि इतनी है, इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, सब कुछ है, तकनीकी विकास, सबको क्या चाहिए, 5G चाहिए, और क्या चाहिए, तकनीकी विकास चाहिए, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स चाहिए। इन चाहे पॉल्यूशन मतलब कुछ भी होता रहे आपके वातावरण को, पर्यावरण को, है ना। बहुत सारी दोषपूर्ण कृषि विधियां हैं, जैसे झूम खेती वगैरह के बारे में आपने सुना होगा। मिजोरम वगैरह की साइड होती है झूम खेती, उसमें क्या करते हैं, पूरे पूरे खेत को जला देते हैं और फिर छोड़ देते हैं, देन उसके बाद उसको डिग वगैरह करके उसमें फिर से जो है खेती वगैरह की जाती है। तो झूम खेती वगैरह हो गई, ये सब मतलब क्या करते हैं, बहुत ज्यादा भूमि को नुकसान कर रहे हैं। इससे भूमि मतलब मिट्टी का अपरदन हो रहा है, भूमि को नुकसान हो रहा है। कुछ इंडिविजुअल गंदी आदतें होती हैं लोगों की, खुले में शौच जाना, खुले में थूक देना, खुले में शौच जाना, खुले में गंदगी करना, ये सब क्या कर रहा है, एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है, एनवायरमेंट को नुकसान करा रहा है। और उसके बाद तो नेचुरल कैलामिटीज आती ही हैं, जैसे आपके बाढ़ आ जाती है, आपके भूस्खलन होता है, मतलब पहाड़ वगैरह टूट जाते हैं, आपके बारिश कहीं बहुत ज़्यादा हो गई, बाढ़ वगैरह आ गई, तो ये तो सब नेचुरल कैलामिटीज हो गई। ठीक है, अब इसका क्या क्या हम इफेक्ट देखते हैं, तो मैंने बता ही दिया आपको एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का। जंगलों को काट रहे हैं, हवा को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, जल को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, गंदी बस्तियां हैं जगह जगह, कूड़ा अपने घर को साफ कर देंगे, सड़क पर फेंक देंगे, तो ये सब समझते हैं लोग कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मर्सिडीज से निकलना है लेकिन कार को बाहर, वो सॉरी क्या कहते हैं, बॉटल को बाहर फेंक देंगे, है ना। तो वो लोगों को क्या, वो क्या है, क्या दिखा रहे हैं, वो डिग्रेड कर रहे हैं इन्वायरमेंट को और खुद की रेपुटेशन को भी। चलिए आगे देखते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो आप जानते ही हैं, पॉल्यूशन की बात हम कर ही चुके हैं। प्रदूषण क्या क्या होते हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये तो सब आप जानते हैं, इसमें बताने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको क्या बताया जाए। अच्छा हाँ, कुछ चीजें हैं, जैसे अम्ल वर्षा, तो H2SO4 रिस्पॉन्सिबल होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसका आप एग्जाम्पल सबसे फेमस पढ़ते हैं, ताजमहल का पीला हो जाना। और ओजोन लेयर में कमी आ रही है, जो कि हमारी अल्ट्रावायलेट रेस से, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी बचाव करता है। ये कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ओजोन लेयर, ठीक है, ये खत्म हो रही है। भूमंडलीय ताप वृद्धि हो रही है, मतलब भूमि का जो टेम्परेचर है अर्थ का, वो बढ़ रहा है। ग्लोबल क्या कहते हैं इसको, अरे आपके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है, ये सब आपके क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, जिससे क्या हो रही है, बहुत सारे डिजीजेस हो रही हैं। डिजीजेस के बारे में हम जान चुके हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण भी होती हैं और डिजीजेस तो और भी होती हैं, जिसमें हम बैक्टीरियल पढ़ते हैं, वायरल पढ़ते हैं, फंगल पढ़ते हैं, हेरिडिटी डिजीजेस पढ़ते हैं, सारी पढ़ाई हुई है, मतलब अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है। जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, इतने प्रश्न देख लो, 100 प्रश्न देख लो, विषाणु जीवाणु से होने वाले रोग, और कई बार मैं करा चुकी हूँ। तो वो सब किस में आ जाता है, डिजीजेस में आ जाता है। कौन कौन सी डिजीजेस आपने पढ़ी होंगी, आपने टीबी पढ़ी है, टाइफॉइड पढ़ी है, डिप्थीरिया पढ़ी है ना, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, हेपेटाइटिस हो जाता है, काली खांसी, वूपिंग कफ, हैजा, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके रोग हैं, संक्रमक रोग हैं, जो कि आपके पॉल्यूशन से फैलते हैं। तो ये बात आ गई आपके किसकी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक आपका एक और टॉपिक है नॉर्मल पारिवारिक सामान्य दुर्घटनाएं वगैरह, जिसमें आप फर्स्ट एड की बात करते हैं। फर्स्ट एड के बारे से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए थे, और टेलीग्राम पर एक फर्स्ट एड का मैंने आपको लिंक भी शेयर किया था कि कब सबसे पहले फर्स्ट एड की बात की गई थी। तो 11वीं शताब्दी में फर्स्ट एड की बात की गई थी। उन्होंने किसने फर्स्ट एड नाम दिया है इंग्लिश में, ये सब मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए हुए हैं। तो ये बात आपकी आ गई प्राथमिक उपचार की, क्या क्या नियम होते हैं प्राथमिक उपचार से संबंधित, क्या क्या आप कर सकते हैं, ये भी सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर आपका खत्म होता है एनवायरमेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिए आप, ये है मेरे अपने हैंडमेड नोट्स है। पर्यावरण निम्नीकरण के कारण क्या है, मतलब पर्यावरण इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का क्या कारण है, अधिक जनसंख्या, तकनीकी विकास, दोषपूर्ण कृषि प्रणाली, जिसमें हम झूम खेती की बात करते हैं,
अनुचित व्यक्तिगत आदतें, अनुचित जिसमें लोग थूकते वगैरह हैं, कहीं भी शौचालय वगैरह शौच वगैरह चले जाते हैं, और प्राकृतिक कारण मतलब नेचुरल कैलेमिटीज। ये क्या करते हैं, ये पर्यावरण का निम्नीकरण करते हैं, मतलब इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन करते हैं, इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं। इससे क्या हो रहा है कि कौन कौन सी चीजें डिग्रेड होती हैं, बहुत बढ़िया, ये फ्लो चार्ट से समझ में आ जाएगा आपको। भूमि डिग्रेड होती है, जंगल डिग्रेड होते हैं, वायु एयर, जल वाटर, और गंदी बस्तियां बनती हैं, गंदी बस्तियां बन जाती हैं, ठीक है। इन सब का हमें क्या करना है, ये एरोस बने हुए हैं किसमें, इस बॉक्स में। इन सब का हमें क्या करना है, प्रबंधन करना है। पर्यावरण का हमें क्या करना है, प्रबंधन करना है। कैसे करना है, पर्यावरण से रिलेटेड अच्छी आदतों को अपनाकर, पर्यावरण से संबंधित अनुकूल, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल क्रियाओं को करके, और प्रशासनिक एवं व्यक्तिगत प्रयास, मतलब सरकार तो प्रयास कर ही रही है लेकिन आपको स्वयं भी प्रयास करना होगा। तब आप क्या कर सकते हैं, पर्यावरण प्रबंधन कर सकते हैं। उसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या परिणाम आएगा, स्वच्छ पर्यावरण, आपको हेल्दी जो है इन्वायरमेंट देखने के लिए मिलेगा, जिसका सबसे लेटेस्ट आप जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने कोरोना का है। ओके, और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैम करंट आएगा, मुझे नहीं लगता करंट आएगा, लेकिन हाँ शायद अगर आपसे ये पूछ भी लें तो कोरोना का वायरस वगैरह तो आपको पता ही है कि कोरोना के वायरस का क्या नाम है और कोविड-19 क्या है, तो सब आप जानते ही है ना। तो ऐसा कुछ करंट आपसे नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी में आपसे कोरोना से एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो तो आपको पता ही है, आप अवेयर हैं। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। 2 यूनिट आपकी रिवाइज हो गई, गृह प्रबंध और स्वास्थ्य। नेक्स्ट यूनिट में हम कर लेंगे बाल विकास, और एक दिन टेक्सटाइल, एक दिन प्रसार, सब खत्म हो जाएगा सिलेबस। चलिए फिर मिलते हैं एक मॉडल पेपर के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, आपको हेल्प करेंगे डेफिनेटली। जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, आपको चैनल में प्लेलिस्ट पे सब मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।